Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously solving the question paper or the practice questions related to the different chapters, that is money, banking, government budget, foreign exchange, balance of payment and so on. So in today's class also we are going to discuss some questions related to the MCQs of the different chapters. Okay, so let's just take some different examples. So monetary policy of the country is formulated by, इसमें कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है कंट्री की वो कौन फॉर्मुलेट करता है. सो ऑप्शन दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और द कमर्शियल बैंक. तो आपको पता है कि जो भी टू पॉलिसीज आर देयर, फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी को जो भी कंट्रोल करता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड है उसको कौन करता है, उसको करता है दैट इज सेंट्रल बैंक. ठीक है. सो okay, so take the one different examples. In which of the following exchange rate system, in which of the following exchange rate system government or central bank plays no role in determining the equilibrium exchange rate. The equilibrium exchange rate. Okay. So option is fixed exchange rate system, flexible exchange rate system. Option C floating exchange rate system, and option D both B and C. ठीक है. ये क्वेश्चन दिया है आपके पास कि इनमें से किसमें क्या होता है कि जो भी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, किस एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल बैंक है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं बाय डिटरमाइनिंग दी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट.
इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले नहीं करते, कौन सा ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है। आपको पता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि रेट क्या होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जहाँ पे देयर इज द इट इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, जहाँ पे क्या होता है कि द रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एट द सप्लाई, कि जो डिमांड है, जो सप्लाई हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये रेट डिसाइड होता है, ठीक है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को भी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोथ बी एंड सी, सो दिस वन इज द राइट आंसर, ओके। ओके, सो एक और क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट दी exist relation between demand of foreign exchange and foreign exchange rate, demand of foreign exchange, demand of foreign exchange and foreign exchange rate. Option is direct, option B inverse, option C no relation, option D none of the above. ओके, तो कह रहा है कि डिमांड और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसमें कैसा रिलेशन होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो प्राइस होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज में देयर विल बी ऑलवेज दी इनवर्स रिलेशन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, हमेशा ही एक इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही प्राइस, जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट answer, that is there is inverse relation between these two, okay. Okay, now next question is which of the following is not a part of formal multi-agency system. So first is cooperative credit society. Cooperative credit societies. Next is self-help groups.
ऑप्शन सी कॉमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन डी इज द NABARD. ओके, सो ये ऑप्शन आपके पास दे रखा है. क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम, कि इनमें से कौन सा फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल और दी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज होते हैं जो कोई भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं होते. जैसे उसमें क्या क्या आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे, लाइक मनी लेंडर्स, जमींदार्स, रिलेटिव्स हो गए, कमीशंस, ब्रोकर्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए. तो जो भी आप रूरल क्रेडिट ले रहे हो तो किससे ले रहे हो, ये सारे से. इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो जाते हैं. ठीक है, जिसमें आपका लैंड डेवलपमेंट हो गया, बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, NABARD हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई और सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा सिस्टम, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है जो फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम नहीं है. ठीक है, फॉर्मल मल्टी एजेंसी सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है. तो आपको पता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या है, ये एक एजेंसी है. ठीक है, जिसमें क्या है ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं और वो क्रेडिट को लेते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप, कमर्शियल बैंक एंड NABARD. कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो दी मल्टी एजेंसी. ये भी एजेंसी है जो बहुत सारे काम करती है, एडवाइज़र भी होती है, एडवाइजरी की तरह भी काम करती है, फैसिलिटेटर भी की तरह भी काम करती है. NABARD इज ऑल्सो दी एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल क्रेडिट. सो इट इज़ दी वन ऑफ द एजेंसी ऑफ दी प्रोवाइडिंग दी फंड. बट सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, बट इट इज़ नॉट दी मल्टी एजेंसी. बिकॉज ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कोई एजेंसी के थ्रू कोई भी इसकी फंक्शनिंग नहीं होती है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका आंसर हो जाएगा. Now moving to the next question. Next question is NABARD stands for ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ऑप्शन सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट.
agricultural and rural development. Option D. National Bank for Rural and Agricultural Development. Rural and Agricultural. देखिए इसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो कितने एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना, एकदम आपको कंफ्यूज करने के लिए कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले एकदम देखना है कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि एक ऑप्शन दे रखा है सबसे पहला कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, सो नाबार्ड का फुल फॉर्म सबसे पहला दे रहा है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल नो सर एग्रीकल्चर दे रखा है यहाँ पे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि नेशनल बैंक किसके लिए है, रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। पहला दे रहा है रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सेकंड दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट, एंड ऑप्शन बी इज द नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सो सारे ही जो आपको पॉइंट्स और जो ऑप्शन देखेंगे वो एकदम आइडेंटिकल ही लगेंगे आपको कि अरे ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। सो इसका आपका क्या सही होगा, इसका आंसर होगा आपका नेशनल बैंक। आप नेशनल का एन हो गया, देन आपका बी किसका हो गया, बी इज फॉर दी बैंक, और ये है ए तो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड द रूरल डेवलपमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन इज NABARD was set up in the year option A 1972, option B 1962, option C 1982, ऑप्शन डी 1992। आपको सारे ऑप्शन एकदम सिमिलर लग रहे होंगे, बस डिफरेंस आप देख लो, थर्ड में है, थर्ड डिजिट में 6, 7, 8, 9। और आपको मैं बता दूं NABARD was set up on 12 July 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, NABARD was set up in the year 1982 और द डेट was 12 जुलाई। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is
मल्टी एजेंसी सिस्टम एंड सोशल बैंकिंग, मल्टी एजेंसी सिस्टम एंड सोशल banking was introduced in the year so option is first is 1959, option B is the 1955, option C is the 1969, option D is the 1964. ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, सो मल्टी एजेंसी सिस्टम और सोशल बैंकिंग, हम लोग ने ये टॉपिक आपको मैं बताऊं, हम लोग कहाँ पढ़े थे, रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल एप्रेजल, कि रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल एप्रेजल में देखा था कि मल्टी एजेंसी सिस्टम और सोशल बैंकिंग क्या होते हैं। सोशल बैंकिंग वॉज सेटअप इन द ईयर 1969, जिसमें मैंने बताया था कि 14 बैंक वर नेशनलाइज्ड। ओके, 14 बैंक क्या हुए थे उस टाइम, नेशनलाइज्ड हुए थे इन द ईयर 1969 एंड इन द ईयर 1980 okay, 1980 there were 6 banks were nationalized in the year 1980, so total bank were 20 banks. okay, तो 1969 में ही क्या हुआ था, मल्टी एजेंसी सिस्टम और सोशल बैंकिंग क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, नेशनलाइज्ड हुए थे बैंक, जिसमें क्या था कि बैंक अब एक एडवाइज़र फैसिलिटेटर, बस उसका मेन वर्क क्या है, बस लोन और डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट नहीं करना है, एक पर्सनल लाइसेंस और पर्सनल रिलेशन भी बनाना है टू दी कस्टमर्स, जिससे वो उनके कोई भी जब भी रिक्वायरमेंट हो, उन्हें जब भी नीड हो, सो दे कैन ऑल्सो customer also take the information or the decision related to, so where they invest their money, so they can also take the different kind of information with the help of the different bank, right? So इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1969। ठीक है, ओके, नाउ moving to the next question पे हम मूव करते हैं। So this question is okay, Operation Flood. Operation Flood was introduced in the year, was introduced in the year 1995, 1994, 1991 and 1990। तो कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो था वो कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, सो ऑपरेशन फ्लड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, ठीक है, किस साल वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। सो आपको बता दूं, ऑपरेशन फ्लड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1995। सो ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली असर्शन रीजंस में भी आ सकते हैं कि
ऑपरेशन फ्लड कब आया था, उसका मोटिव क्या था, किस लिए हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द 1995. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Operation Flood aimed at increasing the production of now fill in the blank. Option A, that is milk. Option B, wheat. Option C, rice. Option D is the honey. Question is asking about कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, मतलब किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की वो बात करता था. तो ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन. सो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज डील विद दी बेसिकली फॉर दी मिल्क प्रोडक्शन. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? ऑपरेशन फ्लड एम्ड एट द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दी मिल्क. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? मिल्क. सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.